आज है 28 मार्च 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पीएम ने 40 एकड़ में बनने वाले एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा केंद्र की भी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसे भविष्य में 7 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। डीजीसीए ने वीवीआईपी यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम विशेष रूप से चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस पर लागू होंगे। पिछली दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को और कड़ा कर पायलट पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालने की सख्त हिदायत दी गई है। सिर्फ फिट और प्रमाणित विमान ही वीवीआईपी उड़ानों में इस्तेमाल होंगे। संचालकों और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। ये इस लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। देश विदेश के लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। हिंदी के बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच संवाद का अहम माध्यम बन चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड के दौरे पर खूंटी के उलीहातू गांव पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। इस दौरान उनके वंशज सुखराम मुंडा को भी सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए समुद्री मार्गों की भी अहमियत बताई। खनिज आपूर्ति श्रृंखला और नार्को आतंकवाद पर विस्तार पर चर्चा की। अमेरिका, सऊदी अरब, इटली समेत कई देशों से द्विपक्षीय वार्ता हुई। पश्चिम एशिया हालात पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत ने वैश्विक मंच पर संतुलित और सक्रिय भूमिका दिखाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान युद्ध में जमीनी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि युद्ध कुछ हफ्तों में समाप्त होने की संभावना है। अमेरिका बिना लंबी लड़ाई के अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। ट्रंप की 15 सूत्रीय शांति योजना पर ईरान की प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि शांति वार्ता जारी होने का दावा किया गया है। ईरान ने बातचीत को अभी शुरुआती स्तर पर बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत स्थिर है। देश में ईंधन आपूर्ति और कीमतें नियंत्रित बनी हुई हैं। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा कदमों का असर दिख रहा है। भारत अब 42 देशों से तेल आयात कर रहा है। रेलवे विद्युतीकरण और एलपीजी उत्पादन से निर्भरता घटी है। जनता से घबराने के बजाय सामान्य खरीदारी जारी रखने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल में हालिया हिंसा और अशांति के बाद चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस और प्रशासन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी गैर जमानती वारंटों को तुरंत लागू करने और भगौड़ों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर अधिकारी अब नियमित समन्वय बैठक करेंगे। आयोग ने साफ किया कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। नेपाल पीएमओ ने 6 महीने बाद पहला पोस्ट कर भारत को धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार भी व्यक्त किया। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा भी जताई। बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने की भी बात कही गई है। नेपाल ने साझा समृद्धि के लिए साथ काम करने का भरोसा दिया। ये संदेश भारत नेपाल संबंधों पर नई गर्मजोशी का संकेत है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के नियमित कप्तान पैट कमिंस और कुछ खिलाड़ी शुरुआती मैच से बाहर हैं। पिच के मिजाज को देखते हुए आज एक हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है। ईरान इजराइल जंग के 28वें दिन संघर्ष और तेज हो गया है। अब यमन के हूती विद्रोही भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हूतियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल के दक्षिणी शहर बेशर्बा पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को हवा में ही नष्ट कर दिया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस जंग के दौरान यमन में इजराइल पर यह पहला सीधा हमला माना जा रहा है। हूती समूह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता।
ईरान ने 7 अहम आइलैंड्स के जरिए हॉर्मोज पर पकड़ मजबूत कर रखी है। खार्ग आइलैंड से देश का करीब 90% तेल निर्यात होता है। ये आइलैंड मिलकर आज डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। जहाज़ों को इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे जोखिम बढ़ता है। IRGC की गतिविधियों से सुरक्षा खतरे और गहराए हैं। वैश्विक तेल सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और रूस ने अमेरिका की आलोचना की। ईरान युद्ध पर पश्चिमी देशों के रुख पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि दोनों देशों ने प्रस्ताव को वीटो नहीं किया। विशेषज्ञों के मुताबिक उन्हें इस संघर्ष से आर्थिक फायदा मिल रहा है। रूस को तेल कीमतों से लाभ मिल रहा है। चीन पर तकनीकी मदद के आरोप हैं। जंग ने वैश्विक राजनीति को और जटिल बना दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा टल गया। विशाखापट्टनम से आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6C579 में इंजन खराबी की आशंका के बाद रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई। पायलट की सूचना मिलते ही रनवे खाली कराया गया और दमकल, एम्बुलेंस व मेडिकल टीमें तैनात की गई। एयरपोर्ट प्रशासन की सतर्कता के बीच विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। राजस्थान समेत पूरे देश में चुनावी चंदे को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का असंवैधानिक घोषित करने के बाद फंडिंग का पूरा डेटा सार्वजनिक किया गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी जानकारी में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों को मिले चंदे का ब्यौरा सामने आया है। रिपोर्ट में बड़ी कंपनियों और रियल एस्टेट फार्मा द्वारा भारी चंदा दिए जाने का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी बताई और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर बहस तेज हो गई है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।